मुझे मज़हर साहब ने जो फ़र्ज़ सौंप दिया है, ये थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल मुझे लग रहा है कि इसको निपटाना हो, क्योंकि पिछले 3 साढ़े 3 साल के अरसे में मुझे कुछ आदत हो गई है कि मैं अदलिया को और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को सिर्फ़ तनकीद का निशाना बनाता रहा हूँ। तो ये एक मुश्किल काम है कि इस गुफ्तगू के लिए जहाँ पर के मंझे हुए सियासतदान भी और एकेडमिक्स भी और एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं, उनके लिए टोन सेट कर सकूं। मज़हर साहब ने मुझे कहा कि आप टोन सेट कर दें। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आगाज़ मैं इसी बात से करूंगा कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, उसकी वजह बड़ी साफ है। और वो वजह ये है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स, ख़ासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने कुछ ऐसे केसेस को इस अंदाज से निपटाया है कि जो कि काबिल एतराज़ सियासी सतह पर भी है और कानूनी और आइनी एतबार से भी बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ हैं। तो मेरे पिछले 3 साढ़े 3 साल में बहैसियत एक वकील और आइन के तालिब इल्म के तौर पर जो तनकीद रही है, उसकी बुनियाद भी आइन की और कानून की वो रवायतें हैं जिनको हम सीखते और पढ़ते रहे, और उन्हीं की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उनको परख कर उस पर तनकीद करते रहे। तो गुज़िश्ता बल्कि इसी महीने मैंने एक मज़मून भी लिखा है जो कि माहनामा हेरल्ड में छपा, और इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बुनियादी तौर पर ये है कि जुडिशलाइजेशन की तरफ हम आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक वकील के तौर पर मैंने देखा है और मुझे समझ में आई, वो मुझे ये लगता है कि जैसे अदालत गैर जानिबदार नहीं रही, और उसके बड़े वाज़े सबूत जो हैं इन पूरी पिछले 3 साढ़े 3 साल की जूरिस्प्रूडेंस जो सामने आती है उसमें मिल रहे हैं। उन्हीं कुछ वाक़यात जो अलामात हैं जो गैर जानिबदारी से हटकर हैं, यानी जानिबदार अदालत की तरफ निशाना करती हैं, वो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, और वो बिल्कुल चंद किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बड़ी वाज़े ट्रेंड है अदालत के फैसलों में कि वो एग्जीक्यूटिव, और ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी इंतज़ामिया, बल्कि जो आपकी मुकन्नना है, जो लेजिस्लेचर है, उससे भी टकराव के रास्ते पर चल रही है। लेकिन यानी एक वकील होने के नाते इसको आइन और कानून की शिकों पर और उसूलों पर परखने के साथ साथ हमें ये भी हमारी ज़रूरत है कि हम समझ सकें कि वो कौन से हालात या कौन से वाक़यात हैं जिनके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट और हमारी बाकी आला अदलिया काम कर रही है और ऐसे फैसले दे रही है। ये जो आपने मज़हर साहब आपने जो ब्रीफर बनाया है और मुझ तक भी पहुंचा, थोड़ा सा मुझे इससे इख्तलाफ ये है कि इससे तासुर ये मिलता है कि जैसे अमेरिका और इंडिया में जो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई, वो it appears as if you are trying to portray that the judicialization in Indian and US context is radically different from Pakistan. I would say कि शायद कुछ वजूहात में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो ब्रॉड आउटलाइन है इस सारे कॉन्टेक्स्ट की, वो उसी किस्म की है। मिसाल के तौर पर, ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा, जो अमरीकी तनाजुर में जो हमें जुडिशलाइजेशन नज़र आती है, जो 1950 की दहाई के आखिर में शुरू हुई और 60 और 70 की दहाई में एक बहुत से माइलस्टोन्स उन्होंने तय किए अमेरिका में। वहाँ पर ये बात अब रिकॉर्ड पर आ चुकी है, बहुत से तजिया निगारों ने अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में लिख दिया है
कि वहाँ पर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस था, यानी इंतज़ामिया बहुत से मसाइल को, जिसमें कि रेशल इश्यूज भी शामिल थे और दूसरे गवर्नेंस के इश्यूज भी शामिल थे, उनसे सही तरह से निमट नहीं पा रही थी। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट आपको पाकिस्तान में भी नज़र आता है। और इंडिया में जुडिशलाइजेशन के अदवार को देखें और वो 1978 रफली 1978 के बाद का पीरियड है, वहाँ पर भी हमें यही नज़र आता है कि मिडिल क्लासेस और जो पुअर क्लासेस थी उनके मसाइल और जो गवर्नेंस के लार्जर इश्यूज थे वो दे रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड, and that is where the courts, the higher courts interfered, and that's how judicialization of politics materialized in India and the US. दूसरी एक और चीज़ भी है कि अमेरिका में यानी 1950 के अवाखिर और 60 और 70 की दिहाई में जजों में एक ये बड़ा रुझान था कि वो महसूस करते थे कि उन्हें समाजी तौर पर एक यानी हटकर वो नहीं रह सकते समाज के मसाइल से, मुआशरे के मसाइल से, सो दे वांटेड टू बी सोशली रेलेवेंट। ये बात आपको 1978 के बाद की इंडिया की जो जुरिस्प्रूडेंस है, उनकी जो आला अदलिया के फैसले हैं, वो पढ़ के भी यही नज़र आता है कि जजों को इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास था कि वो किसी तरह से मुआशरे के, रियासत के से कट कर ना रहें और मुआशरे और रियासत के वो बाजू बन जाएं, और बाजू इस तरह से बन जाएं कि वो सोशली रेलेवेंट नज़र आएं और उसमें उनका बाकायदा एक अहम किरदार हो। इसके साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान में एक कदर मुश्तरक है कि इंडिया में जब जो पीरियड जुडिशल एक्टिविज्म का 1978 से शुरू होता है, उससे फौरी तौर पर पहले जो पीरियड है वो इमरजेंसी का पीरियड है। वो पीरियड है जबकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट बाकायदा हुकूमत का एक दुमछल्ला बन चुकी थी, बन के रही, और उस दौरान जो फैसले हुए वो कतई तौर पर उन्होंने सरकार को चैलेंज नहीं किया। तो यानी और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले 65 साल में जो 50, 55 या 60 साल का जो अरसा है 2006 तक, जब तक कि स्टील मिल्स का फैसला आया और जो कि चौधरी इफ्तिखार साहब ने ही किया था, उससे पहले तक, और बल्कि उसके बाद भी कुछ फैसले ऐसे हुए, लेकिन बहरहाल ब्रॉडली ट्रेंड ये था कि अदालत जो थी वो इंतज़ामिया के नीचे लगी रही मुसलसल, और ख़ास तौर पर मिलिट्री रूलर्स जब थे तो अदलिया ने कभी भी मिलिट्री रूलर्स को सीरियसली चैलेंज नहीं किया। तो ये एक हिस्टोरिक बैगेज भी है हमारी अदलिया का, जो उनके मेरा ख्याल है दिमागों पर यकीनन सवार है। और उनकी जब तहरीरें हम पढ़ते हैं, ना सिर्फ ये कि अदालती फ़ैसले जो पिछले 3-4 साल में हुए हैं और उससे पहले भी, बल्कि उनकी वो तहरीरें जो उन्होंने जो तकरीरें की या अदरवाइज अदालतों में रिमार्क्स देते हैं, तो वो कम से कम उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि वो उस हिस्टोरिक बैगेज से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा जो फैक्टर जो अवामिल जो हैं, जो जिससे पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के हालात और जुडिशलाइजेशन में फ़र्क नज़र आता है, वो ग़ालिबन ये 2007 और 2009 का जो पीरियड गुज़रा है, और इस दौरान जो लॉयर्स मूवमेंट चली और फिर लॉयर्स मूवमेंट के कंधों पर चढ़ के हमारे जजेस जो हैं वो बहाल भी हुए, और फिर बाद में इसमें सियासी जमातों का रोल भी अपना रहा, और सियासी जमातों के अलावा जो आर्मी का रोल है वो भी रहा। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी अदलिया यानी किसी हद तक हम इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं इनके रवैये को पिछले 3-3.5 साल में। तो बुनियादी तौर पर तो यही एक इशू है जिसको मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये
अदलिया वाकई इतनी खौफनाक तरीके से, जानिबदाराना तरीके से काम कर रही है कि या इसमें कुछ जानिबदारी और ज़ाती सतह पर ज़ाती एजेंडे के अलावा कोई इंस्टीट्यूशनल एजेंडा भी है? मेरे ख्याल में ये महज ज़ाती एजेंडा नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूशनल एजेंडा भी शामिल है और उसकी झलकियां हमें ये 1990 की दिहाई से नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो जुडिशरी है वो अब पिछले 3-3.5 साल की जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो अदालती फैसले हैं, उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो जो ट्रेंड था जो 1990 की दिहाई में शुरू हुआ कि अपने आप को एक इदारे के तौर पर मजबूत किया जाए और यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर बल्कि मजबूत किया जाए, और ना सिर्फ मजबूत किया जाए बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल बैरिकेडिंग कर ली जाए, यानी बाकायदा एक किले की सूरत इख्तियार कर ली जाए कि जिसमें ना तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल हो सकता है, ना ही उनकी इजाज़त के बगैर बाहर निकल सकता है। और उसका सबसे बड़ा मज़हर, सबसे बड़ा सबूत आपको जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के केस में नज़र आता है, जो कि 18वीं तरमीम से मुतल्लिक तकरीबन 6 महीने अदालत में बहस होती रही। अगर आप अल जहाद ट्रस्ट केस जो 1996 की केस है, अल जहाद 1, अल जहाद 2 और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उनके फैसले देखें 1998 तक, तो आपको समझ में आएगी कि जुडिशरी कतई तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी कि वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को किसी भी तरह से हाथ से निकलने दे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट था उसकी तशरीह इस तरह से की गई, और ये फिर इंडिया से क्यों लिया गया, यानी इंडियन कोर्ट उस रास्ते पर पहले चल चुकी थी 1980 के अवाखिर और 1990 की दहाई के शुरू में, और उन्हीं के फैसलों को बिना बनाते हुए अदालत ने ये फैसला किया अल जहाद ट्रस्ट केस में कि सदर साहब अपॉइंट तो करेंगे जजों को, लेकिन जो चीफ जस्टिस का ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा। और वही उसी ट्रेंड को हम दोबारा देखते हैं 18वीं तरमीम का जब केस चला और अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए और जो पिटिशनर्स के जो लॉयर्स ने आर्गुमेंट्स दिए, वो सब वो उन्हीं केसेस को जो है वो हमें दोबारा उनकी याद दहानी करवाता था। तो ये जो ब्रीफर लिखा है मज़हर साहब ने, अब मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मैंने कुछ इब्तदाई कलमात कह दिए हैं, तो मेरा ख्याल इस पर मज़ीद बहस होगी और जो आखिर में हम आप सब के साथ मिल के गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे, तो इनमें मज़ीद कॉन्टेक्स्ट जो है वो सामने आएगा। सिर्फ ये मैं कहता चलूँ कि ये इन्होंने प्रपोज किया है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बनने से ये मामलात हल हो सकते हैं या हल करने की तरफ हम आगे चल सकते हैं। मेरा ख्याल है इस पर बहस कर ली जाए, बड़ी अच्छी बात है। और ये भी कि मौजूदा दौर में जैसा कि मैंने कहा कि क्या क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इज सो सीरियस दैट the judiciary has to interfere in the politics and has to take up political issues and has to actually make an institution of policy making. So I think this is something from where we can continue our dialogue. Thank you very much.